हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम समाकलन पढ़ने वाले हैं 11वीं का टॉपिक अपने लिए। वैसे ही 11वीं 12वीं दोनों के लिए आप लोग मान सकते हैं। तो अपन पढ़ने वाले हैं समाकलन। देखो, समाकलन के बारे में बताया तो ये है क्या चीज। इसकी शुरुआत प्लस से होती है। जैसे मैंने अवकलन के बारे में बताया था कि अवकलन की शुरुआत माइनस से होती है। समाकलन एक प्रकार का समीशन है, यानी जोड़ है। क्या होता है कि मान लो एक रस्सी है अपने पास में, और वो इधर से आ रही है और इधर जा रही है वो रस्सी, ठीक है। बहुत लंबी रस्सी है। अगर मुझे इसकी लंबाई नापनी है तो ऐसे, और मेरे पास कोई साधन नहीं है नापने का, मान लो ना तो मेरे पास कोई स्केल है, ना कोई मीटर है, ना फुट है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इसको कैसे नापूंगा? तो ऐसी कंडीशन में नापने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पर एक स्मॉल एलिमेंट चूज करते हैं। स्मॉल एलिमेंट जिसको हम लोग कह देंगे dx। ये dx हमने चूज कर लिया। अब इस dx यानी इस छोटे से अल्पांश को इस पूरी लाइन के ऊपर चलाएंगे। चलाने से मेरा मतलब है इस पूरी जो भी अपने पास ये दे रखी है उसमें अपन ये इसको छोटे छोटे एलिमेंट में इसको डिवाइड कर देंगे। dx एलिमेंट में डिवाइड कर देंगे। फिर इन dx एलिमेंट का क्या कर दिया जाएगा, समीशन कर दिया जाएगा, सभी को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है ना। और अगर हम इसमें लिमिट लगा देते हैं तो ये जो समीशन का समीशन का सिंबल है, जोड़ का सिंबल है, तो अगर हम इसमें लिमिट लगा देते हैं तो कि भाई dx टेंस टू 0 है, ये जो अपने पास जो दे रखा है dx वो क्या है, टेंस टू 0, तो ये इंटीग्रेशन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, समाकलन में कन्वर्ट हो जाएगा। जिस प्रकार से डेल्टा जो है लिमिट लगाने पे d में कन्वर्ट हो जाता है, डिफरेंशिएशन में कन्वर्ट हो जाता है, उसी प्रकार समीशन के लिमिट लगाने पर ये समाकलन में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने कहा इस कंडीशन में हो जाएगा dx, यानी कि इस dx का इस पूरी रेखा के लिए समाकलन। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा ये जो है ये इधर से आ रही है और इधर जा रही है, इसकी लंबाई का अगर मुझे पता नहीं है तो मैं इस चीज को एक निश्चित रूप से नहीं बता पाऊंगा कि इसका मान क्या होगा। तो ऐसी कंडीशन में ये समाकलन जो है वो कहलाएगा अनिश्चित समाकलन। क्या कहलाएगा? अनिश्चित समाकलन। लेकिन अगर मान लो मैंने इसका पॉइंट डिफाइन कर दिया कि भैया ये मान लो इधर से आ रही है और ये इधर जा रही है, और इसमें मैंने कह दिया नहीं मुझे इस a बिंदु से और इस b बिंदु तक इसकी लंबाई निकालनी है, या यहां तक ही मुझे काम करना है, तो ऐसी कंडीशन में इस समाकलन के क्या लग जाएगी, लिमिट लग जाएगी। कहां से कहां तक? a से b तक dx। और ऐसे समाकलन को हम लोग क्या कहेंगे, निश्चित समाकलन कहेंगे। बोलो कोई दिक्कत है क्या? मैंने यहाँ पे समाकलन जो बताया है कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित समाकलन और एक अनिश्चित समाकलन। तो अनिश्चित समाकलन कौन सा होता है? जिसमें लिमिट नहीं होती है। जैसे कि यहाँ पे अपन एक लिमिट लगा दी है, एक सीमा में बांध दिया है a से b के बीच में, तब तो हो गया वो निश्चित समाकलन। और जब मैं a से b सीमा में नहीं बांधता हूँ, इस पूरी लंबाई के लिए बात करता हूँ, तब होगा अनिश्चित समाकलन। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? ये समाकलन के बारे में मैंने आपको इसका ऊपर से रूपरेखा के बारे में इसको बताया, ठीक है। अब आगे देखते हैं। मैंने क्या कहा? सबसे पहला समाकलन मैंने कहा कौन सा है? अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन। मान लिया मेरे पास कोई फलन है fx, जिसका समाकलन करने पर मुझे प्राप्त होता है स्मॉल fx, ठीक है ना। कोई फलन है x का, वो दूसरे फलन में कन्वर्ट हो जाएगा समाकलन करने के बाद में। और यहां पर मैंने कहा कोई लिमिट नहीं लगी हुई है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसका निश्चित रूप से मान नहीं बता सकते। इसमें एक अनसर्टेनिटी कांस्टेंट आ जाता है c। इसमें क्या आ जाता है? एक अनिश्चितता आ जाती है, जिसे हम लोग अनिश्चितता नियतांक से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर अगर इस प्रकार का होगा कि जिसमें लिमिट नहीं लगी होगी, तो उसका समाकलन करने के बाद में हमको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा c। और इसी प्रकार अगर मैं दूसरा बोलता हूं निश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन। निश्चित समाकलन क्या होता है? मैंने कहा वही आपके पास एक फलन है fx और dx, मतलब इसको लिखते क्या है समाकलन में, अगर अपन बोले कि ये क्या है dx, x के सापेक्ष यहां पर जो चीज लिखी होगी उसका समाकलन करना होता है। x के सापेक्ष जो चीज यहां पे लिखी होती है उसका समाकलन, इसको इस तरीके से बोला जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कहा x के सापेक्ष समाकलन करना है, किसका? मुझे fx का समाकलन करना है, और इसमें मुझे लिमिट दे रखी है a से b, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा भैया यहाँ पे इसका समाकलन करने के बाद मान लो कि स्मॉल fx आता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लगा देंगे लिमिट, कहां से कहां तक? मैंने कहा a से लेकर b तक।
अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो देख लो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने कहा सबसे पहले अपन अपर लिमिट लगाएंगे, मतलब x की जगह मैं अपर लिमिट रख दूंगा, x की जगह क्या है b अपर लिमिट। फिर उसके बाद में माइनस लगाएंगे और फिर x की जगह अपन क्या रख देंगे, लोअर लिमिट रख देंगे, यानी कि ये इसका आंसर ये हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो एक दो एग्जांपल से अपन जब करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। अभी आगे करने से पहले, इस एग्जांपल करने से पहले मैं आपको इसके कुछ फॉर्मूले आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहला फॉर्मूला ये नोट कर लो। अच्छी बात है, नोट कर लिया। तो देखो कुछ सूत्र बता रहा हूं मैं इसके। सबसे पहला सूत्र मैंने कहा, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, अगर ये फॉर्मूला आपको याद होता है तो फिजिक्स की काफी 80% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी समाकलन की। एक फॉर्मूला x की पावर n dx, यहाँ पे मुझे जैसे आपने अवकलन भी किया था x की पावर n का x के सापेक्ष आपने क्या किया था, अवकलन भी किया था, और फॉर्मूला था वहां पे n x की पावर n माइनस 1, ये तो था अवकलन में। अगर इसी का समाकलन करते हैं तो इसका समाकलन क्या होता है देखना, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। कोई दिक्कत? यहाँ पे मैंने लिमिट नहीं लगा रखी तो एक अनसर्टेनिटी कांस्टेंट लगा दूंगा c, ठीक है, कोई दिक्कत? ये पहला फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले में एक खास बात है कि यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो -1 नहीं होनी चाहिए। n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए, है ना। -1 होगा तो ये दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। ऐसी कंडीशन में आप -1 रखोगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x dx, और इसका समाकलन करते हैं तो आता है log x प्लस c। कोई दिक्कत? ध्यान रखना इसमें क्या नहीं होता, n की वैल्यू -1 नहीं होती। अगर -1 रखते हैं तो वो बन जाता है 1 अपॉन x, और 1 अपॉन x का समाकलन क्या होता है, log x होता है। बोलो कोई दिक्कत है क्या? ये दो फॉर्मूले मैंने किए। छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे मान लो आपको समाकलन दे दिया एक्स स्क्वायर का, कि इसका समाकलन करो, तो आप क्या करोगे, x की पावर 3 अपॉन चलो 2 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या करोगे, n का मान कितना है 2, 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस, ऐसे ही तो करोगे, और प्लस c लगा दोगे, यानी कि आंसर हो जाएगा x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c। कर सकते हो, एक्स स्क्वायर का x के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी n का मान यहाँ पर 2 है तो यहाँ पे मैं 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 कर दूंगा, ठीक है। तो x की पावर 3 अपॉन 3 आ जाएगा, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर यही निश्चित समाकलन होता तो यहाँ 1 से 2 मान लो लिमिट लगा दी अपन ने, यहाँ पे लिमिट क्या लगाते 1 से 2, तो ऐसी कंडीशन में ये c कांस्टेंट नहीं आता, ये c नहीं आता, तो फिर आंसर क्या होता देखते हैं। ऐसी कंडीशन में हम यहाँ पे लगाते लिमिट, लिमिट क्या, 1 से लेकर 2 तक, 1 से लेकर 2 तक। अब इसको सॉल्व करते हैं, x की पावर 3 अपॉन 3 और लिमिट हो गई 1 से लेकर 2 तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, पहले तो लिखेंगे अपर लिमिट, अपर लिमिट का मतलब x के स्थान पर 2 लिख दो, 2 की पावर 3 अपॉन 3, फिर लगाओ माइनस, फिर x की जगह लोअर लिमिट रख दो, यानी कि 1 की पावर 3 अपॉन 3, कितना हो जाएगा देखना, तो 2 की पावर 3 यानी 8 अपॉन 3 और माइनस 1 अपॉन 3, इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 7 अपॉन 3, यही आएगा क्या, 8 माइनस 1 7, नीचे सेम है तो 8 माइनस 1 कर देंगे 7 आ जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं, आसान है। इस प्रकार से हम लिमिट और बिना लिमिट का इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में और फॉर्मूले हैं, और फॉर्मूले देखते हैं अपन। तीसरा, आपको याद हो तो sin x का अवकलन अपन ने बताया था, sin x का अवकलन क्या होता था, cos x, और cos x का अवकलन क्या होता था, माइनस sin x। देखो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के उल्टी प्रक्रिया, ऑपोजिट प्रक्रिया है। अगर आप किसी राशि का, जैसे मान लो आपने एक्स स्क्वायर का या मान लो x की पावर 3 का अवकलन किया, कितना आएगा 3x स्क्वायर आएगा। तो 3x की पावर 3x स्क्वायर का अगर समाकलन करोगे तो x की पावर 3 आएगा। करके देख लो, करके देखते हैं। जैसे मान लो 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, और dx, यहाँ पे अगर समाकलन करेंगे 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचा x स्क्वायर dx, ये तो होगा
आगे सॉल्व करो, देखो x ये 3 तो एज इट इज, एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये तो होगा, प्लस c इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, 3 से 3 कट गया यानी x की पावर 3 आया, एक अनसर्टेनिटी कांस्टेंट आ गया c। ये क्यों आया, क्योंकि अगर आप x की पावर 3 यानी इसका अगर इसकी जगह आप ये लिख दो, मान लो x की पावर 3 प्लस 5 लिख दो तो भी यही आंसर होगा, एक्स क्यूब प्लस अगर मान लो आप लिख दो 2 तो भी यही आंसर होगा, समझ रहे हो क्या। तो यानी कि ये इस कांस्टेंट को नहीं पहचान पाता, अनिश्चित समाकलन, अनिश्चित समाकलन किसे नहीं बता पाएगा, इस कांस्टेंट को नहीं बता पाता। तो इस कांस्टेंट को नहीं बता पाता इसीलिए अपन लोग क्या लगाते हैं, सी लगा देते हैं कि भाई कोई कांस्टेंट आएगा इसके साथ में, ठीक है, हो सकता है वो कांस्टेंट जीरो ही हो, समझ गए क्या इस बात को। तो देखो मैंने कहा कि साइन एक्स का अगर आप अवकलन करोगे तो cos x आएगा, और cos x का समाकलन करोगे तो मैंने कहा sin x आएगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला फॉर्मूला मैंने बता दिया किसका, sin x का। sin x का अगर समाकलन करूंगा तो क्या आएगा, माइनस cos x आएगा। sin x का अगर अपन समाकलन करते हैं तो क्या आएगा, माइनस का cos x और प्लस आ जाएगा c, कोई दिक्कत। इसी प्रकार आपको याद हो मैंने आपको sin ax का भी बताया था, sin ax का याद है क्या आपको, sin x का समाकलन क्या होता है, मैंने कहा सबसे पहले तो इसको x मान लो, तो sin x का हो गया cos x और x ये क्या है ax। अब ax का अवकलन करोगे तो कितना आएगा, a आएगा, तो यहाँ पे जो भी आता है उसको मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। समाकलन में जो भी चीज आएगा उसको डिवाइड में करेंगे, समाकलन में जो भी चीज आएगी उसको क्या कर देंगे अपन लोग, डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। तो देखो इसी के ही फॉर्मूला बना रहा हूं, sin ax dx, ठीक है ना। अगर इसका समाकलन करें तो मैंने कहा माइनस का cos ax आएगा और ax का अवकलन करेंगे a आएगा और उसको अपन लगा देंगे अपॉन में, कोई दिक्कत, कर लोगे क्या। अब इसका आप चाहो तो समाकलन करके देख लो, समाकलन करके देखें, cos ax का क्या होगा, मैंने कहा माइनस का sin ax, अगर इसका समाकलन करूं तो माइनस का तो माइनस और cos ax का मैंने क्या किया, अपॉन a है ही, 1 अपॉन a है ही, माइनस का 1 अपॉन a, और cos ax का मैंने समाकलन किया तो माइनस का sin ax और ax का अवकलन क्या हो जाएगा, a, तो मल्टीप्लाई में लगा दो a से a कट गया, माइनस माइनस प्लस तो sin ax आ गया। अरे समझ में आ गई क्या बात। तो इसका अगर समाकलन करोगे, इसका अगर अवकलन करोगे तो ये आ जाएगा, sin ax ही तो है। अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। इसके बाद में देखो ये भी लिख सकते हो sin ax प्लस b, जहां a और b क्या है, कांस्टेंट है, जहां a और b क्या है, कांस्टेंट। तो अगर इसका समाकलन करेंगे माइनस का क्या हो जाएगा, cos ax प्लस b, और इसका अवकलन करोगे तो a आएगा, b का हो जाएगा 0, तो नीचे लगा देंगे 1 अपॉन a, समझ में आएगा, ऐसे इसका हो जाएगा। तो फॉर्मूला नंबर देना चाहते हो 3 के बाद में 4 और 4 के बाद में 5। इसी तरीके से फॉर्मूला बन जाएगा किसका, sin x के बाद में आ जाएगा cos x का फॉर्मूला। cos x का क्या हो जाएगा भाई, मैंने कहा sin x, cos x का समाकलन क्या होगा, sin x प्लस c, प्लस c सबके साथ में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे अपन ने लिमिट नहीं लगा रखी। इसी प्रकार अगर आप इसको भी करना चाहो कि cos ax का बताओ, तो cos x का हो जाएगा 1 अपॉन a sin ax प्लस c, ठीक है, नोट कर सकते हो आप लोग। आपको पहले अवकलन के सूत्र याद होने चाहिए, अवकलन आप लोगों ने पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। वैसे अब देखे जाए तो इंटीग्रेशन में सबसे ज्यादा फॉर्मूला काम में आने वाले यही है, तो एक तो ये काम में आ जाएगा, ये केमिस्ट्री में ज्यादातर काम में आता है, और एक sin x का फॉर्मूला काम में आ जाएगा और एक cos x का, लगभग 99% इतना ही काम में आता है 11th 12th की फिजिक्स में, ठीक है ना। इसके बाद में फॉर्मूला नंबर 8, अब आपको याद हो sin x cos x, आपको याद हो d by dx tan x, tan x का अवकलन क्या होता है भाई, sec स्क्वायर x, क्या होता है, sec स्क्वायर x,
तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाएगा? अब ये बस फॉर्मूला बढ़ा रहा हूँ, जस्ट बहुत ही कम जगह ये काम में आते हैं फॉर्मूले। 7 के बाद में 8 में मैंने कहा समाकलन क्या sec स्क्वायर x dx इजिकल टू क्या हो जाएगा 10x। शायद 12th क्लास में एक जगह काम में आता है ये फॉर्मूला 10x प्लस c। फिर 9th नंबर देखते हैं अपन, साइन कॉस टेन, टेन के बाद में क्या आता है कॉट, डी बाई डी एक्स और कॉट एक्स। कॉट एक्स का होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा? माइनस का कॉट एक्स, यही होगा। इसके बाद जो डिफरेंशिएशन में sec x का फॉर्मूला क्या होता है? sec x का होता है sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स। तो आपसे कोई पूछ ले कि भैया फॉर्मूला नंबर 10 sec x इंटू टेन एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो इजिकल टू हो जाएगा क्या? sec x प्लस c। ठीक है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक डी बाई डी एक्स और साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। कोसेक एक्स का क्या होता है? माइनस का कोसेक इंटू कॉट, यही होता है। तो 11 नंबर फॉर्मूला हो गया, अगर आप समाकलन करते हो किसका? कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का, तो इसका सूत्र क्या हो जाता है? माइनस का कोसेक एक्स, माइनस का कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये फॉर्मूले हुए। इसके अलावा e की पावर x का समाकलन e की पावर x ही होता है। जैसे e की पावर x का अवकलन भी e की पावर x होता है, e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x ही होता है। तो याद रखेंगे हम लोग। अगर आप करो, मान लो इसमें ऐसा करते हो, अगर मान लो आप लोग ऐसा करते हो नंबर 13 e की पावर ax का करते हो, तो यहाँ पे e की पावर ax और ax का अवकलन a और वो आ जाएगा 1/a प्लस c। ये सूत्र है, आप लोग नोट कर सकते हो आराम से। समाकलनों का सूत्र यहाँ पे अपन खत्म करते हैं। फिर इसकी प्रॉपर्टी आती है, समाकलन की प्रॉपर्टी, समाकलन के गुणधर्म, समाकलन के गुणधर्म। सबसे पहला मैंने कहा कि मान लो पहले a से लेकर b तक आपको दे रखा है कि कोई फलन है, मान लो fx dx, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? इसकी लिमिट उल्टी कर दो, b से a तक fx dx, बस इसमें यहां पे माइनस लगा दो, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी देखो कि आप मान लो a से c तक किसी फलन का अवकलन कर रहे हो fx dx। ठीक, तो यहां पे आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि इस फलन को दो पार्ट में तोड़ दो, a से लेकर b तक और b से लेकर c तक। यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि b जो है वो a और c के बीच में होना चाहिए। b जो है वो कहां होना चाहिए? a और c के बीच में होना चाहिए, तब हम a से b तक तोड़ सकते हैं। ठीक है, और क्या कर देंगे फिर? fx dx प्लस यहाँ पे fx dx। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जा सकता है। एक और प्रॉपर्टी है, उसको करवाने से पहले मैं एक आधा क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर उसके बाद में अपन बात करेंगे इसकी तीसरी प्रॉपर्टी की। देखो मेनली आपके पास ये 4-5 सूत्र है, हालांकि मैंने 10-11 लिखा है, लेकिन मेन अपने 4-5 फॉर्मूले वो आपको आने चाहिए। उसके बाद आप आराम से अपने 11th-12th के फिजिक्स लेवल के जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे। हाँ, अगर आप लोग हाई लेवल की बात करोगे उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा करना पड़ता है वो, लेकिन आपके ज्यादातर किसमें आ जाता है? नीट लेवल में तो इतने जितना मैं बता रहा हूँ उतने बहुत है। IIT लेवल के लिए आप लोग मैथ्स में पढ़ते ही हो इंटीग्रेशन, वहाँ पे और भी हाई लेवल का आप लोग पढ़ोगे। मैथ्स की एक अलग बुक आएगी इंटीग्रेशन की। ठीक है,
अब देखो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं, एक आधा क्वेश्चन कर रहे हैं, एक प्रॉपर्टी बताना चाहता हूँ, उसके लिए अपन एक आधा क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो क्या है, जैसे मान लो आपने किया एक्स स्क्वायर का अवकलन, ठीक है, एक तो इसका अवकलन करना चाहते हो, और इसमें आपने लिमिट लगा दी, क्या लगाएंगे, -1 से +1 तक, ठीक है। और एक क्वेश्चन करो आप, सेम ही क्वेश्चन सा करेंगे अपन, एक देखो यहाँ कर देते हैं, यहाँ दूसरा क्वेश्चन देखो, समाकलन 0 से 1 तक एक्स स्क्वायर, ठीक है। एक क्वेश्चन अपन करेंगे, dx सही साथ है, एक क्वेश्चन करेंगे x³ dx, लिमिट -1 से +1 तक कर दो, और एक करेंगे क्या, x⁻3 लिमिट 0 से 1 तक और dx। ये 4 क्वेश्चन करना चाहते हैं अपन। सबसे पहले इसका समाकलन करो, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, x⁻2 + 1 अपन 2 + 1, और लिमिट हो गई -1 से +1 तक, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट लगाएंगे, तो 1/3/3 -1/3/3, यही तो आएगा। तो यहाँ हो गया 1/3 या माइनस, और इसको सॉल्व क्यों करो, -1 × -1 × -1, तो -1 × -1 हो गया +1, और फिर इंटू -1 तो -1 आ जाएगा, तो माइनस का 1/3, सही है क्या। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आंसर क्या आएगा, 2/3। आंसर क्या आएगा, 2/3। इसको करते हैं, यहाँ पे मैंने कहा ये x² है, तो यहाँ पे हो जाएगा x⁻3/3 हो जाएगा, और लिमिट हो गई 0 से 1 तक। इसमें लिमिट का जो फर्क है, 0 से 1 तक लिमिट क्या फर्क है, तो यहाँ पे अपर लिमिट 1/3 - 0⁻3/3, यही तो होगा। आंसर आ गया 1/3, ठीक। इसके बाद देखो 3 नंबर देखेंगे, तो x⁻3 है, इसका समाकलन क्या हुआ, 3 + 1/3 + 1, तो x⁻4/4, और लिमिट -1 से +1 तक। इसको सॉल्व करो, यहाँ पे अपर लिमिट करेंगे 1⁻4/4, और इधर -1⁻4/4, ये तो करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा 1/4, यहाँ पे -1 कितनी बार गुणा हो रहा है, 4 बार, तो -1 गुणा -1, फिर -1 और फिर -1, यानी 4 बार हो गया, तो ये प्लस ही बन जाएगा, प्लस का 1/4। अब क्या आ गया आंसर, 0 जाएगा। दूसरा मैंने कहा यहाँ पे अपन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x⁻4/4, और लिमिट 0 से 1, यानी अपर लिमिट 1/4 माइनस 0⁻4/4, यानी कि 1/4 आएगा, ये आएगा क्या। ये एक प्रॉपर्टी को बताने के लिए मैंने किया, देखो एक बार वो प्रॉपर्टी क्या बनती है। देखो दो प्रकार के फलन होते हैं, दो प्रकार के फलन होते हैं, एक तो सम फलन और एक विषम फलन। सम फलन किसे कहते हैं बताता हूं। सम फलन वो फलन होते हैं जिसमें x की जगह अगर -x रख दिया जाए और आंसर में कोई फर्क नहीं पड़े, यानी fx जो है वो fx ही बना रहे, तब तो वो है सम फलन। लेकिन अगर x की जगह -x रखने पर fx की जगह ये fx जो है वो क्या हो जाए, माइनस का fx हो जाए, तब ये फलन हो जाएगा विषम फलन, ठीक है। जैसे x² कैसा फलन था, x² में अगर x की जगह -x रखूं तो होल स्क्वायर हो जाए, -x² हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, -x इंटू -x, यानी कि +x² ही रहेगा, +x² +x² ही रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत। अब अगर मैं यहाँ पे कहूं क्या, ये कौन सा फलन हुआ, ये समफलन हुआ। अगर x³ की अगर मैं बात करता हूं और x की जगह -x रखता हूं, तो देखना क्या बन जाएगा, -x इंटू -x इंटू -x, क्या हो जाएगा, ये तो +x² और ये -x और है, तो क्या बन जाएगा, माइनस का x³ बनेगा। तो x की जगह अगर -x रखते तो -x³, यानी ये x³ कैसा फलन हो गया, विषम फलन हो गया। ये समफलन विषम फलन की परिभाषा होती है। तो देखो मैं ये क्यों बता रहा हूं आपको, एक प्रॉपर्टी है
एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3, उसमें मैंने कहा एक फलन है fx और dx, ठीक है, और उसमें मैंने लिख दिया मान लो -a से लेकर +a तक रख दिया, ठीक है। तो इसका मान जो है वो 2 गुना हो जाएगा, कब, 0 से a तक और fx dx, इस प्रकार से लिख सकते हैं। कब, जब फलन, देखो यहाँ पर ये जो था इसका दुगना ही तो किया है मैंने यहाँ पर, भाई देखो -1 से +1 यानी -a से +a, लिमिट कर दी 0 से a तक या 0 से 1 तक, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये जो फलन है, अगर ये आंसर कब होगा, जब fx क्या हो, समफलन हो, जब fx क्या हो, जब fx समफलन, तब ये आंसर होगा। और अगर मैं यहाँ पे कहूं -a से +a तक fx dx, इसका आंसर हो जाएगा 0, कब, जब fx विषम फलन हो। समझ रहे होगे इस बात को, ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी आ गई, कर लोगे, कोई दिक्कत। आज देखो मैंने सिर्फ इसके सूत्र बताए हैं आपको, इसके ऊपर अपन 2-4 क्वेश्चन अपन अवकलन के करेंगे, 2-4 क्वेश्चन अपन इंटीग्रेशन करेंगे, वो अगले टर्न पे करते हैं। आज के समाचार समाप्त करते हैं, नमस्कार।